हेलो दोस्तों, वायर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेंशन रेगुलेशन 1995 इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका प्रभाव क्या है और इसको लागू नहीं करने से बैंक पेंशनरों की क्या दुर्दशा हुई है। ये बहुत अच्छी तरह से पूरे सोशल मीडिया में और पूरे बैंक पेंशनर इस चीज़ को जान चुके हैं कि जानबूझकर बैंक पेंशनरों को नुकसान किया गया और इसमें सबसे बड़ा हाथ है आईबीए और यूएबी का, एंड दे वर सपोर्टेड बाय डीएफएस। और काफ़ी कुछ इनकी आलोचनाएं हो रही हैं हर जगह पर। और मेरे पास एडवोकेट कमल पाटनी जी का एक बहुत ही लॉजिकल और रीजनेबल लेख है जो ये बताता है कि इन लोगों ने क्या क्या किया है और जो आपका रेगुलेशन है उसका विधिक विश्लेषण करके आपके सामने रखा है। हम चाह रहे हैं कि 22/7/2026 तक मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे कम टू सरफेस। आज इसको मैं पढ़ के बताऊंगा। मैं ज़्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहता, बहुत सारी बातें हैं बताने को, लेकिन हम अब उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि ये किसी भी तरह से हमें बहका नहीं सकते। और एक बात, आईबीए को स्टेट नहीं माना गया है, लेकिन जो ये काम करता है वो पब्लिक फंक्शंस है। और पब्लिक फंक्शंस को यदि ये करता है और उसकी वजह से लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पब्लिक के अफेक्ट होते हैं तो इसको स्टेट माना जाएगा। ये बहुत बड़ा निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का 7 जुलाई को आया है और शायद हो सकता है आपका जो केस है उस समय भी इसका वर्णन है। अब मैं एडवोकेट कमल पाटनी जी का पढ़ के बता देता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्ष 1993 में पेंशन समझौता करते समय एआईईए और आईबीए को बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण अंतरण अधिनियम 1970 की धारा 19(2) के प्रावधानों का पूर्ण ज्ञान था। जो 1993 का ये सेटलमेंट कर रहे थे, इनको अच्छे तरह पता था कि ये जो काम कर रहे हैं वो 1970 के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। उन्हें यह भी ज्ञात था कि पेंशन संबंधी किसी भी विनिमय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति तथा केंद्र सरकार की स्वीकृति के उपरांत राजपत्र को अधिसूचित प्रकाशित कराना आवश्यक है। उनको यही पता था कि हम जो समझौता कर रहे हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि नोटिफाइड नहीं होगा, भारत सरकार की अनुमति नहीं होगी, आरबीआई से सलाह मशवरा नहीं होगा और लेट बिफोर द पार्लियामेंट आपका नहीं होगा। ये सारी चीज़ों को पता था इनको। उस समय केंद्र में श्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार थी तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उपलब्ध परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 19(2) के अन्य प्रासंगिक उपबंधों का पालन किए बिना केवल उपबंध एफ का सहारा लेकर पेंशन समझौते को लागू किया गया। वर्ष 2003 में पेंशन विनियम में संशोधन तथा वर्ष 2010 में द्वितीय पेंशन विकल्प पेंशन ऑप्शन लागू करते समय भी संभवतः इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया। हालांकि वर्ष 2015 में नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी सेटलमेंट के समय वास्तव में क्या प्रक्रिया अपनाई गई, इसकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच आवश्यक है। इन्होंने पेंशनर्स को निकाल दिया नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी करके, जो ये निकाल नहीं सकते थे। इनको अधिकार ही नहीं था, दोनों को, न आईबीए को अधिकार था न यूआईबीए को अधिकार था। साथ ये भी परीक्षण किया जाना चाहिए क्या बैंक कर्मचारियों पेंशन विनिमय 1995 के विनिमय 35 की गलत व्याख्या या न्यायालय के समक्ष तथ्यों को गलत प्रतिवादन मिस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ से ऐसा निर्णय प्राप्त किया जिसके परिणाम स्वरूप विधि सम्मत पेंशन अपडेशन से इनकार किया गया। और अब तो कई बातें खुल करके सामने आ गई, क्योंकि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला था हमने बताया आपको, उसके क्लॉज सेक्स 12 को 2015 में अंडर कंसिडरेशन मांगा था, अंडर निगोशिएशन, जो बिल्कुल गलत एक फैक्ट था। यदि ऐसा हुआ है तो एक गंभीर परीक्षण का विषय है। क्या चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर आईबीए तथा एआईईए ने पेंशन अपडेशन के प्रश्न को वर्षों तक सब जुडिस बताकर लाखों बैंक पेंशन के वैधानिक अधिकारों को प्रभावी रूप से स्थगित या अस्वीकार किया? मेरे विचार से इन सभी तथ्यों, दस्तावेजों, घटनाक्रमों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्पष्ट, क्रमबद्ध और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि न्यायालय पूरे विवाद की वास्तविक पृष्ठभूमि को समझ सके।
एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न यह भी है कि यदि धारा 19(2) के अनिवार्य उपबंधों का विधिक पालन नहीं किया गया तो क्या इससे बैंकिंग उद्योग की वैधानिक स्वायत्तता और केंद्र सरकार की नियामकीय भूमिका प्रभावित हुई। इस प्रश्न की भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गहन समीक्षा अपेक्षित है। उक्त सभी पहलुओं को निष्पक्ष न्यायिक समीक्षा न केवल बैंक प्रश्नों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि बैंकिंग क्षेत्र में विधि के शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एडवोकेट कमल पाटनी जी ने कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए हैं और उनको यह सोशल मीडिया पर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये चीज़ें जो लीगल प्रोफेशन के पास जाएंगी, जब सब चीज़ों को जानेंगे तो पता चलेगा हाँ, ये दोनों की दोनों संस्थाएं IB और UFBU DFS के साथ मिलकर जो विधिक जो रेगुलेशंस हैं उनको ये धूल चटाते रहे हैं। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।